पिकनिक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम कुछ अपने नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ लॉस के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत डिफरेंट लॉस के बारे में पढ़ लिया था, एवोगैड्रो लॉ, ये सब लॉ हमें यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें के बारे में कि क्या कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर के लिए आपका लिए एक कोर्स आ चुका है, जिसमें हम आपको 2023 एग्जामिनेशन के लिए पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो अगर आपको ये कोर्स अवेल करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा वहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में जो चैप्टर हम बता रहे हैं उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें, और एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको हल्का सा आपको आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया था। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ जो हमने छोड़ा था जहाँ पर। तो मैंने ये समझ लिया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जब भी कोई एक एलिमेंट होता है या जो मिलके कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात लिखी हुई है H2O की। तो H2O कंपाउंड है, तो चाहे इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हों, जितने भी मोल्स हों, वो हमेशा 2:1 में ही कंबाइन करेंगे। तो ये इसकी बात निकल कर आती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर मैं बात करूँ किसकी, H2SO4 की, अगर मैं बात करूँ H2SO4 की, तो H2SO4 में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको देखूँ तो ये H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हमको 2:1 जो भी हो सकता है वो भी हमको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो भी है सब यहाँ पर हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, जैसे कि HNO3। अब आप यहाँ देख सकते हैं HNO3 का यहाँ पर होती है इसकी नेगेटिव, यहाँ होती है इसकी पॉजिटिव। अब यहाँ पर 1:1 के फॉर्मेट में यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपस में। तो इसका कांस्टेंट कंपोजिशन हो गया। अगर इससे एक मॉलिक्यूल बढ़ाऊँगा मैं 3 मोल्स ले लूँ इसके, तो यहाँ पर 3HNO3 होगा। लेकिन इसको मैं क्या लिखूँगा, ये अभी भी 1:1 के फॉर्मेट में ही है, ना कि ये 3:3 या और कुछ के हम फॉर्मेट में लिख रहे हैं इसको। क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके कितने मोल्स ले लीजिए, वो हमेशा अपनी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होता है। ये बात बताई थी किसने, लुईस प्राउस्ट ने। अब देख सकते हैं, अब ये पूछा तो नहीं जाएगा कभी, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं इसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताया था यहाँ पर, ये दिया था डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, अगर आपको पता हो तो। डाल्टन ने 1803 में ये बताया था, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाउंड टू फॉर्म अ न्यू compound or more than one compound, this compound is weight of the element combined with the fixed ratio of other simpler नंबर रेशियो। बेसिकली यहाँ पर वेट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कि कोई भी रिएक्शन के अंदर कोई भी मास की गेन नहीं होता है, ना कि वृद्धि होता है। जी हाँ, कोई भी चीज़ बनती है तो वो पहले से ही किसी और मास के थ्रू ही बनती है या किसी और चीज़ के थ्रू बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई नया आप एक पौधे से एक बहुत बड़ा पेड़ बना देंगे, तो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है विटामिन्स का, मिनरल्स का, जो उसके पेड़ से ले रहा है बाकी, वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो लाइट के फॉर्मेट में अपनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितनी चीज़ें हो रही हैं वो बाहर से ही ले रहा है। तो अगर आप उसको मास एनर्जी जो ले रहा है सन से, उसको आप कन्वर्ट करेंगे मास में, और जो नीचे से मिनरल ले रहा है उसको कन्वर्ट करेंगे मास में, और सारी चीज़ों पे आप बैलेंस करके बनाएंगे, तो आपको उसके वेट और मास का फ़र्क कोई नहीं दिखेगा। आपको जितनी भी उसने ऑल ओवर द टाइम जितनी भी उसने चीज़ें कंज्यूम करी होंगी, जो उसका मास होगा वही एंड वाले मास के उसके वेट के इक्वल होगा। तो ये चीज़ बोलती है हमारी। अब इस फॉर्मेट में बात करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ और मोर देन वन कंपाउंड, या एक बनाए या दो बनाए, देन द वेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच कंबाइन, जो कंबाइन हुए थे वेट इज इन अ फिक्स रेशियो एंड बियर अ सिंपल होल रेशियो नंबर। तो ये बता रहा है हमारे यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीका है आपके लिए पढ़ने का। इसके बाद मैं आपको ये बता चुका हूँ, जैसे बेसिकली बात ये है C+O2 गिव्स CO2, बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है हमारी। अब यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि अगर ये यहाँ पर कार्बन का हमारे पास मास होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन यहाँ पर 6 है, मास इसका होता है 12, ये होता है कितना 16, ये होता है 32। तो ऐसे करके हम इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर जो होगा
वो भी सेम ही होगा हमारा। अब देखें तो यहाँ पर कितना निकल कर आया है 44। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 16 32 और प्लस यहाँ पर कितना है 12, तो यहाँ पर भी 44 हो रहा है। तो मतलब कोई भी यहाँ पर गेन नहीं हो रहा, लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप रेशियो लगाएंगे तो 1:1 का होगा। तो यही समझाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर हमको। तो यही सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं इसको। टू वेरीफाई मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। और यहाँ पर अगर देखें तो CO2 किस फॉर्मेट में है, मैंने आपको जो बताया था वो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मेट में था 1:1। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एक कंपाउंड के अंदर की, तो C अगर 1 ले लूँ तो ये 2 है, तो 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। या फिर अगर 6 ले लूँ तो 6:12 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली एन में बचेगा तो यही। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको प्रोपोर्शन में और मल्टीपल में। अब यहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। रेसिप्रोकल क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए, आपको पता ही होगा जहाँ तक है, नहीं पता तो बता दूँ कि अगर मैं बोलूँ ए का रेसिप्रोकल बताओ तो इसका मतलब होगा 1/a। ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a। अब यहाँ पर क्या बोल के रहा है, दिस लॉ प्रपोज दैट द रिचर 1792 दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड द इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। This law states that when two elements combine separately with same weight, the third element in the ratio which also same। यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि बेसिकली अगर यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विथ सेम वेट के संग ऑफ अ थर्ड एलिमेंट इन द रेशियो विच दे डू। मतलब दो एलिमेंट है हमारे और तीसरे से कंबाइन कर रहे हैं सेम रेशियो से जो कर रहे थे, तो यहाँ से बोल रहा है जो फॉर्मेशन होगा वो भी सेम रेशियो में ही बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले रेशियो कितना था 1:2 और दूसरे का 3 था, तो अब जो बनेगा तो 1:2:3 के फॉर्मेट में ही बनेगा हमारा। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है आपको। अब इसको एग्जांपल के फॉर्मेट में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ है किसकी CH2C, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड की। 12 पार्ट बाय वेट, कार्बन इज कम्बाइंड विद 64 वेट बाय इतना। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर सेम में ही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बात है डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर बेसिकली CH2 की बात निकल कर आ रही है। CH2 क्या है हमारा 24, सल्फ़र का आपको पता है तो 32, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 16, 32 × 2 कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 12। तो 12:64 यानी 3:16 में ही डिवाइड है। तो यहाँ चीज़ ये बताने की बात करी जा रही है आपको। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यहाँ पर गे-लुसेक का गैसेस वॉल्यूम पर क्या बात बोल रहा है यहाँ पर, दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय गे-लुसेक। सिंपल सी बात है, दिस लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। द लॉ स्टेट दैट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेस रिएक्ट टुगेदर, द वॉल्यूम रिएक्टिंग द गैसेस एज वेल एज द प्रोडक्ट द सेम रेशियो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल बात निकल कर आ रही है। अगर मैं बात करूँ एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला रहा हूँ मैं, तो मैं कैसे मिलाता हूँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के लिए NH3 बनाता हूँ ना मैं, N2 + 3H2। तो हमारे पास क्या बन के निकल कर आ रहा है 2NH2। और आप यहाँ पर देखें तो 1 और 2 है, तो यहाँ पर भी तो 1 और 2 ही है। अगर आप इन सब के फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 6। तो दोनों जगह हमको सेम ही देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है आपको कि इसका जो रेशियो है वो सेम हमें हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पर घूम फिर के एक ही चीज़ निकल कर आ रही है हमारे लिए जो आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह अप्लाई होता है। जी हाँ, यानी कि कोई भी मास क्रिएट नहीं होता है, कोई भी मास एब्जॉर्ब नहीं होता है, बस एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं ऐसा लिखा है कि हमारी कुछ एनर्जी रिलीज़ हो गई है लेकिन मास हमारा आधा हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेपर को जलाता हूँ तो ये केमिकल रिएक्शन है, और आपके हिसाब से मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मास का लॉस ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 किलो का मास का वाला पेपर जलाएंगे तो आपको मुश्किल से कुछ ग्राम वाली आपको वहाँ पर ऐश देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं हुआ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या निकल रही है चीज़ें, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ पढ़ी हो तो मैंने आइंस्टाइन की इक्वेशन बताई थी आपको, E = mc²। अब यहाँ पर बात ये है कि जब आप पेपर जलाएंगे तो एक कुछ मास होगा उसका, मान लो 10 kg मास है, उसको आपने जलाया तो आपको मुश्किल से 100 ग्राम की ऐश मिली फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जितनी चीज़ें जली हैं ना ये सब एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट हो गई हैं।
और उस एनर्जी को हम इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं और उसे मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ बताने की कोशिश करी जा रही है आपको कि इसमें हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। और यहाँ पर मास है तो मास कन्वर्ट हो गया किस में, एनर्जी में, हीट एनर्जी में, क्योंकि आप पेपर जलाएंगे तो आपको एक हीट एनर्जी मिलेगी, तो वो चीज़ यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है उस चीज़ का। तो ये सिंपल सी बात है इतनी सी देखने की, बस यही मैंने को बताने की कोशिश कर रहा था मैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपको और चीज़ें बताऊंगा इसके रिलेटेड, गैसेस स्टेट, और यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये सब आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बता दूँ, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं तो ठीक है, ये आपके आगे तक काम देंगे, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीएससी वगैरह करते हैं, आप करते पॉलिटेक्निक रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई परिचित वाला है उससे आप पूछना हो जो बीएससी कर रहा हो, जो कि बीए कर रहा हो साइंस साइड से, तो वो बताएगा आपको कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब भी हमको गैस के बारे में चीज़ें आती हैं, थर्मोडायनेमिक्स आती है, तब वहाँ हमको सारी चीज़ें काम आती हैं और ये चीज़ें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं। तो आप ये चीज़ अच्छे से देख के चलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।